आज हम बात करेंगे उस जंग की जिसने धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। चलिए 1947 के उस निर्णायक संघर्ष की कहानी को परत दर परत खोलते हैं, जिसने सिर्फ दक्षिण एशिया का नक्शा ही नहीं बल्कि उसकी किस्मत भी लिख दी। तारीख थी 22 अक्टूबर 1947। कश्मीर की खूबसूरत वादियों में ना हल्की हल्की बर्फबारी शुरू हो गई थी। लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि जल्द ही एक बहुत भयानक तूफान आने वाला है। सीमा के उस पार एक साजिश तैयार हो चुकी थी, जो इस जन्नत को लहूलुहान करने वाली थी। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? असल में इसकी जड़ें 1947 के बंटवारे और उस वक्त जम्मू कश्मीर की नाजुक राजनीतिक हालत में थीं। देखिए, बंटवारे के बाद जितनी भी रियासतें थीं, उनके सामने तीन रास्ते थे। या तो भारत में शामिल हों, या पाकिस्तान में, या फिर आज़ाद रहें। जम्मू कश्मीर के महाराजा हरी सिंह, जो एक हिंदू शासक थे और जिनकी 77% आबादी मुस्लिम थी, उन्होंने तीसरा रास्ता चुना, आज़ाद रहने का। उन्हें शायद ये यकीन था कि जम्मू कश्मीर अकेले ही सुकून से रह सकता है। इस बीच पाकिस्तान की नज़रें कश्मीर पर गड़ी हुई थीं। हुआ यूं कि बीमार चल रहे मोहम्मद अली जिन्ना आराम करने के लिए कश्मीर आना चाहते थे, लेकिन महाराजा हरी सिंह ने उन्हें आने की इजाज़त तक नहीं दी। ये एक तरह से सीधी सीधी बेइज्जती थी, और इस बात ने जिन्ना को कश्मीर को बलपूर्वक हासिल करने के लिए और भी ज्यादा उकसा दिया। तो जब सीधी बातचीत से काम नहीं बना, तो पाकिस्तान ने एक खुफिया योजना पर काम करना शुरू कर दिया। इस योजना को कोड नेम दिया गया ऑपरेशन गुलमर्ग। इसे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान की देखरेख में बिल्कुल खुफिया तरीके से बनाया गया था। मकसद साफ था, किसी भी कीमत पर कश्मीर पर कब्जा करना। अब इस प्लान की जो रणनीति थी ना, वो काफी शातिर थी। प्लान दो हिस्सों में था। पहला, कश्मीर की मुस्लिम आबादी को महाराजा के खिलाफ भड़काया जाए, और दूसरा, हमला करने के लिए कबायली लड़ाकों का इस्तेमाल किया जाए, ताकि दुनिया के सामने पाकिस्तान ये कह सके कि भाई इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। और फिर 22 अक्टूबर को वो खौफनाक योजना हकीकत बन गए। हजारों हथियारबंद कबायली लड़ाके, जिन्हें पाकिस्तानी सेना का पूरा समर्थन था, कश्मीर में घुस आए और कत्लेआम मचाना शुरू कर दिया। बारामूला और मुजफ्फराबाद में गांव के गांव जला दिए गए, और श्रीनगर की बत्ती गुल करने के लिए महूला पावर हाउस को ही उड़ा दिया गया। पाकिस्तान को यह उम्मीद थी कि कश्मीर के स्थानीय मुसलमान उनका साथ देंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। मकबूल शेरवानी जैसे कई स्थानीय नौजवानों ने हमलावरों का डटकर सामना किया। शेरवानी ने तो उन्हें गलत रास्ता बताकर 2 दिनों तक रोके रखा, लेकिन जब सच पता चला तो उन्हें बड़ी बेरहमी से मार दिया गया। अपनी रियासत को इस तरह जलता हुआ देखकर महाराजा हरी सिंह का आज़ाद रहने का सपना अब टूट चुका था। अब उनके पास बस एक ही उम्मीद बची थी। अपनी रियासत को बिखरते और अपने लोगों को मरते देख महाराजा ने भारत से फौजी मदद की गुहार लगाई। ये एक बहुत ही हताशा में उठाया गया कदम था, लेकिन सच तो ये है कि उनके पास और कोई चारा बचा भी नहीं था। भारत मदद तो करना चाहता था, लेकिन एक कानूनी अड़चन थी। भारतीय सेना किसी आज़ाद मुल्क में दखल नहीं दे सकती थी। इसलिए शर्त रखी गई कि मदद तभी मिलेगी जब कश्मीर कानूनी तौर पर भारत का हिस्सा बन जाएगा। और फिर 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरी सिंह ने विलय पत्र यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर दस्तखत कर दिए, और जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया। विलय होते ही भारतीय सेना हवाई जहाज़ों से सीधे कश्मीर पहुंची, लेकिन जमीन पर जो हालात थे वो बेहद बेहद खतरनाक थे। बडगाम की लड़ाई में भारतीय सैनिकों का सामना एक ऐसी दुश्मन फौज से हुआ जो तादाद में उनसे 7 गुना ज्यादा थी। सोचिए, 7 to 1। यहीं पर मेजर सोमनाथ शर्मा ने हिम्मत की एक ऐसी मिसाल पेश की जो इतिहास में दर्ज हो गई। 700 कबायलियों के खिलाफ अपनी छोटी सी टुकड़ी के साथ लड़ते हुए उन्होंने श्रीनगर हवाई अड्डे को बचाने के लिए अपनी जान दे दी। उनके इस बलिदान ने जंग का रुख ही मोड़ दिया। उन्हें मरणोपरांत भारत का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र दिया गया। मेजर शर्मा के बलिदान के बाद भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई शुरू की, और धीरे धीरे जंग का पासा पलटने लगा। इस जवाबी हमले के एक बड़े हीरो थे ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान। उनकी शानदार रणनीति की वजह से उन्हें नौशेरा का शेर कहा जाने लगा। पाकिस्तान उनके नाम से इतना खौफ खाता था कि सोचिए, उनके सर पर 50,000 रुपए का इनाम तक रख दिया गया था। लेकिन असली चुनौती तो उत्तरी इलाकों में थी, जहां दुश्मन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर कब्जा जमाए बैठा था। अब यहां भारतीय सेना ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। सवाल यह था कि 11,000 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई पर टैंक भला कैसे पहुंचाए जाएं? इसका जवाब था ऑपरेशन बाइसन।
और ये एक हैरत अंगेज प्लान था। टैंकों को पहले पुर्जा पुर्जा अलग किया गया, फिर उन्हें रात के अंधेरे में ट्रकों में छिपाकर जोजिला दर्रे तक ले जाया गया और वहां फिर से जोड़ा गया। 1 नवंबर 1948 को जब भारतीय टैंकों ने इतनी ऊंचाई पर हमला किया तो पाकिस्तानी सेना के तो होश ही उड़ गए। इस हमले ने जोजिला, द्रास और कारगिल को आज़ाद करा लिया। एक तरफ भारतीय सेना मैदान में जीत रही थी, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली में एक ऐसा फैसला लिया गया जिसने इस पूरी लड़ाई को एक नया ही मोड़ दे दिया। भारतीय सेना लगातार आगे बढ़ रही थी, जीत हासिल कर रही थी, लेकिन तब प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने सरदार पटेल की सलाह न मानते हुए इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन में ले जाने का फैसला किया। शायद उन्हें लगा कि यह मसला अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सुलझ सकता है। खैर, संयुक्त राष्ट्र ने संकल्प 47 पास किया। इसमें 3 स्टेप्स का एक प्रोसेस तय हुआ। पहला, पाकिस्तान अपनी सारी फौजें हटाएगा। दूसरा, भारत कानून व्यवस्था के लिए सिर्फ जरूरत भर की फौज रखेगा। और तीसरा, इन दोनों के बाद कश्मीर के भविष्य के लिए एक जनमत संग्रह यानी प्लेबिसाइट होगा। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जनमत संग्रह कभी हुआ क्यों नहीं? क्योंकि इस प्रोसेस का जो पहला ही कदम था वही कभी पूरा नहीं हो पाया। पाकिस्तान ने कभी भी कश्मीर से अपनी सेना को पूरी तरह से हटाया ही नहीं, और यही वजह है कि ये गतिरोध आज तक बना हुआ है। आखिरकार 1 जनवरी 1949 को युद्ध विराम का ऐलान हो गया, जिसकी सेना जहां थी वहीं पर एक लाइन खींच दी गई, जिसे आज हम नियंत्रण रेखा या लाइन ऑफ कंट्रोल के नाम से जानते हैं। नतीजा ये हुआ कि जम्मू कश्मीर का करीब 65% हिस्सा भारत के पास रहा, जबकि 35% हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में चला गया। तो 1947 का युद्ध तकनीकी तौर पर तो खत्म हो गया, लेकिन ये अपने पीछे एक ऐसा सवाल छोड़ गया जो आज भी गूंजता है। क्या वो संघर्ष जिसकी शुरुआत 35 साल से भी पहले हुई थी, कभी सच में खत्म हुआ है? ये एक ऐसा सवाल है जो दक्षिण एशिया के इतिहास और भविष्य दोनों पर लगातार असर डालता है।